हम लोग आज चर्चा करते हैं लीडरशिप के बारे में। नेतृत्व आखिरकार है क्या? चाहे कोई भी व्यक्ति लीडर कैसे बन सकता है? लीडर चूँकि नेता या लीडर नेता और लीडर में बहुत बड़ा अंतर है। जैसा कि हम लोग हमेशा कह देते हैं कि वो नेता हो गया, तो नेता कोई शब्द नहीं है। लीडरशिप अपने आप में महत्वपूर्ण होती है। तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो इसको ठीक से देखते हैं तो समझ में आता है, जो भी सामाजिक हमारे मनोवैज्ञानिक रहे हैं उनके अनुसार लीडरशिप जो नेतृत्व का क्रम विकास है उस गतिशील अन्योन क्रियाशील वर्ग से होता है जिसके सदस्य एक साथ एक व्यक्ति से प्रतिबद्ध होते हैं। मतलब सीधा सा है, लीडरशिप क्या है कि एक व्यक्ति के साथ बाकी जितने भी लोग हैं प्रतिबद्ध हैं कि जो व्यक्ति यह करेगा वही हम करेंगे। तो ये कहलाती लीडरशिप। तो इसके लिए इससे जो लोग प्रतिबद्ध होते हैं और जो भी व्यक्ति हैं वो वर्ग के उद्देश्यों से सरोकार रखते हैं। इसका मतलब सीधा सा अगर हम देखें तो नेता वह हर व्यक्ति हो सकता है जो व्यक्तियों अथवा वर्ग द्वारा सहायता के उपलब्ध स्रोतों के रूप में पहचाना जाता है। मतलब सीधा सा है कि नेता या लीडर वही व्यक्ति हो सकता है जो लोगों की मदद करे। मतलब वो ऐसा सोर्स है, वो एक ऐसा नेता, ऐसा सोर्स होता है जो सबकी मदद कर सके, उसी को नेता कहा जाता है, उसी को लीडर भी कहा जाता है। नेतृत्व जो है वो प्रत्येक व्यक्ति को कार्य संपन्नता के लिए पर्याप्त रूप से मान्यता प्रदान करता है। सामूहिक क्रियाओं के माध्यम से व्यक्तियों द्वारा दिया गया अंशदान है। अब अगर हम देखते हैं कि जो शक्ति है, जो शक्ति मिलती है, वो शक्ति हमेशा पद और नेतृत्व के मापदंड नहीं होते। नेतृत्व के लिए कुछ विशिष्टताओं की आवश्यकता होती है जो बहुत ज़रूरी होती है। एक अच्छे नेतृत्वकर्ता में जो चीज़ें होनी चाहिए वो हम आपको अभी बताते हैं कि जो अच्छे एक प्रभावशाली नेता के रूप में गुण होने चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो होनी चाहिए कि वो मिलनसारता हो, बहुत ही मिलनसारी हो, लोगों से मिलता हो। उससे जब भी आप मिले तो उसे ये नहीं महसूस होना चाहिए कि वो कैसा है, वो क्या कर रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, वो बुद्धिमान बहुत हो, उसको लगना चाहिए, आपको महसूस ही नहीं होना चाहिए कि वह क्या कर रहा है, बुद्धिमान हो। तीसरी चीज, और आत्मविश्वास की कमी न हो, उसके अंदर आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ, आत्मविश्वास बहुत अधिक होना चाहिए। और इसके अलावा अन्य चीज़ें भी हैं। आत्मविश्वास के साथ साथ अनुकूलनशीलता, उसके अंदर किसी भी चीज़ के प्रति अनुकूल होने की क्षमता होनी चाहिए। जैसी स्थितियां हैं, जो भी परिस्थितियां, उस पर वो अपने को अनुकूल बना ले। अगली चीज जिम्मेदारी का निर्वहन करना उसे आना चाहिए। कोई भी जिम्मेदारी सामने आ जाए तो उसका निर्वहन कर सके। विश्वसनीयता, लोगों के प्रति उसकी विश्वसनीयता हो और लोगों को उसके प्रति विश्वसनीयता हो, यह सबसे ज़्यादा जरूरी है। जिम्मेदारी, विश्वसनीयता, पहल शक्ति, कोई भी कार्य है उसमें आगे से आगे बढ़कर करने की क्षमता हो, वही असली नेता हो सकता है, असली नेतृत्वकर्ता हो सकता है। सृजनशीलता, उसके अंदर सृजनशीलता होनी चाहिए। सृजनशीलता के साथ साथ लोगों में सहयोग करने की क्षमता होनी चाहिए, कहीं पे भी हो सहयोग करने के लिए वो आगे आ जाए। विद्वता, विद्वान होना चाहिए, उसको हर चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। अगर हर चीज़ का ज्ञान नहीं है तो भी दिक्कतें आ जाती हैं। तो इस तरीके से ये जो भी समस्याएं हैं इनके बारे में भी हमें थोड़ा सा अध्ययन करना रहता है। अब इसके साथ ही साथ और क्या होना चाहिए? एक अच्छे शासक के साथ जोखिम उठाने की क्षमता होनी चाहिए। कोई भी समस्या आ जाए उसको जोखिम उठाने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए, वो जोखिम उठा सके किसी भी चीज़ का।
वाचिक स्पष्टता होनी चाहिए, स्पष्ट बोलने वाला हो, जो कुछ बोले सही बोले और स्पष्ट बोले। अगर कोई भी व्यक्ति अपने गुणों को, अपनी क्रियाओं को प्रदर्शित करता है, ये सभी गुण अगर किसी में है, वही एक सफल प्रभावकारी नेता या नेतृत्वकर्ता हो सकता है, जो समूह की सामूहिक एकता को बरकरार रखता है। जो समूह की सामूहिक एकता है उसको अगर बरकरार रखता है, वही एक अच्छा नेता हो सकता है। इसके साथ ही कुछ समूह के सदस्य ऐसे भी कभी कभी होते हैं जो समूह से समर्थन तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन निजी स्वार्थ के कारण उसको अपने तक ही समाहित रखते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी भी एक सफल नेतृत्वकर्ता या नेता नहीं हो सकते हैं। अब बात आती, अगर इससे इतर थोड़ी सी हम बात करें तो शैक्षिक नेतृत्व की बात करते हैं। नेतृत्व से अलग शैक्षिक नेतृत्व। तो अगर हम शैक्षिक नेतृत्व की बात करते हैं तो जो भी नेतृत्व करता है वो जो है गतिविधियों में मार्गदर्शन, संरचना और सुविधा प्रदान करने के लिए दूसरों को प्रभावित करने की जानबूझकर की जाने वाली एक प्रक्रिया है। शैक्षिक नेता जो है, ये अगर देखा जाए तो विद्यालय का कोई प्रशासनिक प्रमुख होता है या जो प्रधानाचार्य होता है उनसे जुड़ा हुआ होता है, उनसे ये सदैव जुड़ा रहता है। तो ये जो है उभर करके वहाँ पर क्या होता है कि उससे कोलैबोरेट कर जाता है और कभी कभी स्टूडेंट्स की समस्याओं को बढ़ा देता है घटाने के बजाय। तो सच्चाई क्या है, वास्तविकता है कि शिक्षक जो है वो अध्यापक नेता की भूमिका निभा सकता है, क्योंकि शिक्षक एक पूर्ण अध्यापक होता है, पूर्ण होता है। वो छात्र और प्रधानाचार्य या जो विद्यालय के शासक होते हैं उनके बीच में रिलेशन बिल्डअप करने के लिए सक्षम होता है। तो अगर हम बात करते हैं कि किस तरीके से नेतृत्व को, तो नेतृत्व को अगर परिभाषित करें तो समूह का मार्गदर्शन करने की जो प्रक्रिया है, जो समूह का मार्गदर्शन करने के लिए परिभाषित करें, यही नेता है। अगर शैक्षिक नेता को देखें तो वो ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो अपने भाषणों से, अपनी शैक्षिक गतिविधियों से अपने को बढ़ावे। शैक्षणिक नेतृत्व को नेता के छिपे हुए दृष्टिकोणों के आधार पर विशेष तत्परता के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। वास्तविकता यह है कि शिक्षक को ही एक नेतृत्वकर्ता का कार्य विद्यालयों में करना चाहिए। शैक्षिक नेतृत्वकर्ता शिक्षक ही सबसे अच्छा हो सकता है। अगर ये नहीं है तो दिक्कतें आ जाती हैं। लेकिन फिलहाल में हम लोगों को एक शिक्षक की अगर देखें तो उसकी जिम्मेदारी है कि वह अपने आंतरिक मूल्यांकन, व्यक्तिगत पूछताछ और पेशेवर वार्तालापों के में वो संलग्न हो और बहुत बोल्ड हो। साथ ही साथ उसको जो है विद्यार्थियों के लिए सीखने के अवसर उपलब्ध करावे, उसके लिए अनुकूलन करे, जिसमें सामान्य छात्र, प्रौढ़ छात्र, कमजोर छात्र, बुद्धिमान छात्र सभी हो। तो सीधी सी चीज़ है, शैक्षिक नेता होने के लिए शिक्षण अनुशासन की गहरी समझ की आवश्यकता होती है और वो गहरी समझ सबसे अधिक शिक्षक में ही होती है। अच्छा, शैक्षिक नेतृत्व की आवश्यकता को अगर देखें तो संक्षेप में हम उल्लेख कर सकते हैं कि जो सामाजिक परिवर्तन के अनुकूल शिक्षा का विकास करना चाहिए। समाज के मूल्यों और धारणाओं में हमेशा निरंतर परिवर्तन होता रहता है, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। इस दृष्टि से समाज के अनुरूप किस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण, इन सभी में परिवर्तन होते रहते हैं। अगर सामूहिक कार्यक्रम में समन्वय हो, सामूहिक कार्यक्रम क्या होता है कि कुछ शिक्षक तो निष्ठावान होते हैं, कुछ मितव्ययी होते हैं, कुछ विनोदी होते हैं, कुछ परोपकारी होते हैं, कुछ झगड़ालू होते हैं, कुछ मितभाषी होते हैं, लेकिन इन सभी को मिला करके एक समूह के रूप में कार्य करने का जो ज्ञान प्रदान करना चाहिए वही एक अच्छे लीडर में हो सकता है, और उस लीडर के लिए एक शिक्षक को ही होना चाहिए। अब इसके बाद बात आती है नियोजन।
और नियोजन विद्यालय में जो भी देखे, कोई भी नवीन कार्य हो रहा है, कोई उपयोगी कार्य हो रहा है, कोई योजना का निर्माण करना है, वहाँ पर कार्य सफलता के लिए संगठन की आवश्यकता होती है। और संगठन के लिए योग्य नेताओं की दक्षता की, उसमें शिक्षक को एक नेता के रूप में उभर के आना चाहिए। कक्षा के उन छात्रों को, जो भी छात्र कक्षा में कुछ कर सकते हैं, शिक्षक को मालूम होना चाहिए कि हमारा यह छात्र किस क्वालिटी का है और यह छात्र किस क्वालिटी का है। अगर उसके बारे में उसको पता लग जाएगा तो कहीं पर भी कोई समस्या नहीं होगी और वो उसके कार्य कुशलता के आधार पर वर्ग डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है। अब शैक्षिक स्तर पर अगर देखें तो उन्नत के लिए सीधी सी चीज़ है कि शैक्षिक सामग्री से पूर्णतः परिचित हो और सहकर्मियों को भी अवगत कराता रहे। अगर ये करता रहेगा तो शैक्षिक स्तर की भी निरंतर उन्नति होती रहेगी। सामाजिक जागरूकता और कार्यारंभ, जो हमारा समाज है, समाज में अनुशासन का पालन करना, सामाजिक जागरूकता की हमेशा से आवश्यकता होती रहती है, इसका हमें देखना है। अब शैक्षिक नेतृत्व के कार्यक्षेत्र क्या क्या होने चाहिए, तो शैक्षिक नेतृत्व के कार्यक्षेत्रों को 9 क्षेत्रों में गिनाया गया। सबसे पहला, कार्यों के लिए उद्देश्य का निर्धारण, दूसरा नीति निर्धारण, तीसरा कार्यों का निश्चय करना, चौथा प्रशासकीय कार्य और उनके ढांचे में समन्वय स्थापित करना, पांचवा प्रभाव का मूल्यांकन करना, छठा शिक्षा एवं सामाजिक नेतृत्व के साथ मिलकर कार्य करना, सातवां सामाजिक शैक्षिक सामानों का उपयोग करना, आठवां समाज के व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करना, नवां संबंधित नए शैक्षिक कार्यों में सहायक व्यक्तियों से विचार विनिमय करना। ये सभी चीज़ें अगर हैं तभी शैक्षिक नेतृत्व हो सकता है। इन सबको ध्यान में रखते हुए, ये सभी कार्य क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक नेता को क्या होना चाहिए, सीखने का अध्ययन केंद्रीय नेतृत्व प्रदान करना, दूसरा सामग्री दृष्टि और गतिशीलता का प्रारूप बनाना, तीसरा व्यवसायिक शिक्षण समुदायों का विकास करना, चौथा वैचारिक नेतृत्व प्रदान करना, पांचवा प्रबंधन में परिवर्तन, बकाया अध्ययन के लिए वातावरण निर्माण करना, जैसे कक्षा चल रही है और कुछ रह गया है तो उसके लिए भी एटमॉस्फेयर क्रिएट करना। जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि परीक्षा होने जा रही है और पाठ्यक्रम रह गया है, उसके लिए हम लोग ऑनलाइन क्लासेस का सहारा ले रहे हैं कि किसी भी तरीके से पाठ्यक्रम हमारा पूर्ण हो जाए। तो इसके लिए निश्चित रूप से शिक्षकों को आगे आना पड़ेगा। अगर शिक्षक जागरूक है तो कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती। आगे है छात्र एवं शिक्षक की अध्ययन जिज्ञासा के लिए सहयोगात्मक संस्कृति को डेवलप करना चाहिए। सहयोग होना चाहिए दोनों में, एक तरफ से। दोनों अगर एक दूसरे से जुड़ नहीं रहे तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। विज्ञान शिल्प कला अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करना, अध्ययन में विज्ञान शिल्प कला पर लक्ष्य केंद्रित करना, और सबसे खास चीज है अध्ययन में सुधार के लिए आवश्यक बदलावों पर ध्यान केंद्रित करना। किस तरीके से ध्यान केंद्रित किया जा सकता है, और इन सब के लिए जो नेतृत्व है विद्यालय प्रबंधन के लिए, शैक्षिक नेतृत्व के 2 पार्ट है, एक प्रशासनिक नेतृत्व और दूसरा शैक्षिक या अनुदेशात्मक नेतृत्व। तो अगर प्रशासनिक नेतृत्व को देखें तो प्रशासनिक नेतृत्व में स्वस्थ प्रबंधन में प्रबंधन तकनीकियों का अपनाकर विद्यालय की उन्नति के लिए मानवीय और द्रव्यात्मक साधनों का उपयोग करना होता है। और जबकि वहीं अनुदेशात्मक साधन नेतृत्व को देखें तो स्टाफ के सदस्यों की सहायता, छात्र, पर्यवेक्षक, अध्यापक, विद्यालय प्रबंध समिति का कोई भी सदस्य, ये सब मिल करके एक नेता बन सकते हैं। इनमें से कोई एक व्यक्ति हो सकता है जो इन सभी को जोड़ सकता है। विद्यालय प्रशासन की इसमें विशिष्ट नेतृत्व भूमिका होती है, और विद्यालय की प्रशासनिक प्रक्रिया जो है सदा जो है छात्रों को सीखने के तरीके बताती रहती है, सीखने पर बल देती रहती है। वास्तव में प्रशासनिक कार्य शैक्षिक कार्यों की सहायक सेवाएं होती है और इसमें समन्वय बनाए रखने की जरूरत होती है। अब विद्यालय में जो पदानुक्रम है, जो स्कूल में जो डिफरेंट लेवल्स हैं लीडरशिप के, इस पे अगर हम देखें तो विद्यालय जो है शिक्षा का औपचारिक प्रतिष्ठान होता है जहाँ पर प्रत्येक छात्र, अध्यापक पूर्व निर्धारित उद्देश्य, क्योंकि पूर्व निर्धारित इसलिए कहेंगे कि आप बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आपका पूर्व निर्धारित कि आप बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ना चाहते हैं। वहीं पर अगर दूसरा देखें तो बीएड थर्ड सेमेस्टर का है तो थर्ड को ही पढ़ना चाह रहा है।
तो ये सभी पूर्व निर्धारित है। तो ये पूर्व निर्धारित जो भी व्यवस्थाएं हैं इस पर उसको ध्यान देना होता है। कक्षा के बारे में जो क्रियान्वयन है विद्यालय के बाहरी वातावरण से प्रभावित होता है, जैसे स्वच्छता है, भवन की स्थिति है, ये सभी जो खेल कूद है, खेल सभा है, सांस्कृतिक क्रियाकलाप है, स्टाफ के लोगों का व्यवहार है, कार्यकुशलता है, ये सभी उसके अंतर्गत आते रहते हैं। तो इस तरीके से इनकी बात हम लोग करते रहते हैं। अब विद्यालय प्रबंधन का जो नेतृत्व है अगर देखें तो सीधे सीधे प्रधानाचार्य या मुख्य अध्यापक, हेड टीचर जिसको कहते हैं, पर्यवेक्षक, अध्यापक और छात्र, चार के ही बीच में है और यही पदानुक्रम है। सबसे पहले प्रधानाचार्य, पर्यवेक्षक, अध्यापक और छात्र। अगर इनका पदानुक्रम हम देखते रहें तो कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। जो मुख्य अध्यापक है अगर ये नेतृत्व की भूमिका में आ जाए तो शायद कोई भी समस्या रह जाए। उसके लिए करना क्या होता है, मुख्य अध्यापक छात्र से भी जुड़ा होता है, शिक्षक अध्यापक संघ से जुड़ा होता है, शिक्षण स्टाफ से भी जुड़ा होता है, समुदाय से भी जुड़ा होता है, अन्य विकास से भी जुड़ा होता है, प्रौद्योगिकी ज्ञान से भी जुड़ा हुआ होता है, सरकार से भी जुड़ा होता है। तो ये एक विद्यालय के मुख्य अध्यापक की बहुक्षेपीय जो है जिम्मेदारियां होती हैं, इनके बारे में वो अध्ययन करते रहता है। अब जो मुख्य अध्यापक है उसके कार्य निष्पादन की भूमिकाएं क्या क्या हैं तो उनको देखेंगे। तो विद्यालय की क्रियाओं की योजना बनाता है, शिक्षक स्टाफ के बीच में समन्वय स्थापित करता है, उनको कार्य आवंटन करता है, अभिभावकों और सरकार के साथ संबंध स्थापित करता है, अन्य विद्यालयों के साथ संपर्क जाल बनाता है, दूसरे विद्यालयों में क्या हो रहा है उसकी भी जानकारी उसको लेनी होती है और उसी आधार पर अपने बच्चों को आगे बढ़ाना होता है। सामाजिक क्रियाकलापों का आयोजन करता रहता है, विद्यालय के भविष्य को समाज के सामने प्रस्तुत करता है, शिक्षण, गैर शिक्षण स्टाफ और छात्रों के कार्यों का मूल्यांकन भी वही करता है, निर्णय लेने के लिए स्टाफ की बैठकों का आयोजन करता रहता है। और एक तरीके देखा जाए तो प्रधानाचार्य या मुख्य अध्यापक बात एक ही है। अब अगर अध्यापक में नेतृत्व की भूमिका की बात करें तो हमें मालूम है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि शिक्षा की कोई भी प्रणाली अपने शिक्षकों के स्तर से ऊंची नहीं जा सकती। अब जो शिक्षकों का लेवल है उसके ऊपर कोई भी प्रणाली जा ही नहीं सकती। तो इसलिए इसमें अध्यापक के कार्य क्या होने चाहिए, पूर्ववर्ती क्रियात्मकता, पारस्परिक और अनुवर्ती। अगर तीनों चीजें हैं तो कहीं पर भी कोई भी समस्या नहीं आ सकती। अब पूर्ववर्ती में पाठ्यचर्या, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन हो, कार्यक्रमों का आयोजन हो, अध्यापन शिक्षण पद्धति जो है उसका एक सही से चयन किया जाए, पाठ योजना, सहायक सामग्री और गृह कार्य की रूपरेखा बनाई जाए। और इसी पे अगर कार्य पारस्परिक क्रियात्मकता की बात करेंगे तो कक्षा में जो है अधिगम के लिए वातावरण उत्पन्न करना, व्याख्यान करना, किसी भी चीज़ को उदाहरण सहित स्पष्ट करना और प्रश्न पूछना, छात्रों से प्रश्न की प्रतिपुष्टि करना कि उसको क्वेश्चन बता करके उसके आंसर को भी चेक करना कि हाँ वो सही कि नहीं, और छात्रों के अधिगम का मूल्यांकन करना, जो भी उन्होंने किया है उसका मूल्यांकन भी करना। और इसके बाद बात आती थी अनुवर्ती क्रियात्मकता में। तो अनुवर्ती में पर्यवेक्षण, मार्गदर्शन, अभिभावकों से संपर्क, जो भी संचयी रिकॉर्ड जैसे रिजल्ट है इन सब का रख रखाव, मूल्यांकन तो प्रगति विवरण तैयार करना, अनुशिक्षण कक्षाओं का आयोजन, ये सभी जो है अध्यापक को अध्यापन के बाद करनी होती है। तो अगर हम देखा जाए तो विद्यालय के गैर शिक्षक क्रियाओं के लिए भी अध्यापक ही कहीं ना कहीं जिम्मेदार होता है। जैसे विद्यालय दिवस मनाना, राष्ट्रीय महत्व का दिवस मनाना, 26 जनवरी, 15 अगस्त, गांधी जयंती, सुभाष चंद्र बोस जयंती, ये सभी मनाना, विद्यालयों में खेल कूद का आयोजन करना, शैक्षिक गैर शैक्षिक कार्यक्रमों में, इन सभी में विद्यालय के शिक्षकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह एक नेतृत्वकर्ता के रूप में सामने आवे और लोगों को हर चीज़ के बारे में बतावे। तो आज हम लोग नेतृत्व के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया है। कक्षाएं नियमित तौर पर सायं 6:30 बजे ही चलेंगी। आप सभी लोग कक्षाओं में अध्ययन करते रहें जिससे कि आप लोग अधिकतम अंक प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद।